Hello dear students, welcome back to the lecture series on wave। तो वेव वेलोसिटी और सुपरपोजिशन ये क्या होता है इस लेक्चर में सीखते हैं हम लोग। वेव वेलोसिटी एंड इट्स सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो वेक्टर में हर जगह है, सब जगह है, तो यहाँ पर भी है वेव वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली क्या है, वेक्टरियली ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका हमें सीखना है। सबसे पहला है कि वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव हमें पता है, देख रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा एनिमेशन देख लेते हैं वेव वेलोसिटी का ऊपर में। देखिए ये ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव, एक वेव पल्स हमने दे दिया है। वेव ट्रेन नहीं है, एक सिंपल सिंगल वेव है समझाने के लिए, और वो आगे की तरफ, राइट की तरफ मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v। इसका कुछ वेलोसिटी इस तरफ हम लोग v बोल सकते हैं, उस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। तो वेव वेलोसिटी जो है वह है, सपोज कीजिए कि वेलोसिटी को हम क्वांटिटेटिवली निकालना चाहते हैं कि वेव का जो वेलोसिटी होता है स्ट्रिंग में वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेव वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, लेटेस्ट से स्ट्रिंग में निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ है उसमें ये है कि लेट जो इक्वेशन है वेव का वो है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। या इसको ये भी हो सकता है कि ए, बहुत सारा फॉर्म है उसमें, के वी टी माइनस एक्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। वी क्या है, वेव वेलोसिटी है, इसमें ये जो है वी वो वेव वेलोसिटी है, ये वी क्लियर है, वेव वेलोसिटी है। तो वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन elasticity of the medium and inertial property of the string। वही चेक करेंगे कि कैसे, जैसे मान लीजिए कि इलास्टिक टेंशन हो गया, यहाँ पे टेंशन टी हो गया, और टी नहीं लिख करके टी कैपिटल टी से यहाँ टाइम पीरियड को डोनेट करते हैं, इसलिए एफ लिखते हैं, ये एफ हो गया, और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ जो कि म्यू होता है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि किस तरह से निकलता है ये। सपोज कीजिए कि एक वेव जो है वो इस तरह से, कुछ हम एक आर्बिट्ररी दिखा रहे हैं कि ये वेव इस तरह से वेलोसिटी जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे ये जो कि ऑलमोस्ट सर्कुलर है, बहुत छोटा लेंगे, dl अमाउंट को हम लोग लगभग नेग्लेक्ट करेंगे, dl टेंड्स टू 0, मैथमेटिक्स है ये। तो इसको जब हम लोग एक सर्कुलर पार्ट ले लिए तो इसका एक सेंटर होगा, सेंटर से मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, स्मॉल थीटा, डी थीटा लिखना ज़्यादा बेटर था। और इस पर क्या है कि टेंजेंशियल फोर्स इस तरह से एफ लगेगा, देख लीजिए, और इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा टेंजेंट की तरफ जिसको हम लोग बोल सकते हैं एफ कॉस थीटा, और एक टेंजेंट ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा हो जाएगा, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाए इस तरफ जो हो जाएगा वो एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2f साइन थीटा हो जाएगा, दोनों फोर्स के लिए दोनों तरफ लग रहा है, 2f साइन थीटा हो गया। अब क्या है कि यहाँ का जो मटेरियल पार्टिकल है जिसके लिए हम ये लिख रहे हैं वो एक सर्कुलर, उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर v है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो यहाँ पर v है, ठीक है, वेव उसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो इस पार्टिकल के लिए अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेंट्रिपिटल फोर्स लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे सिंपली कि इसका मास अगर dm है, ठीक है, इफ़ dm इज़ द मास, तो 2f साइन थीटा जो हो जाएगा, जो सेंटर की तरफ फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो किसके बराबर होगा, dm और v स्क्वायर जो कि वेव वेलोसिटी हो गया, डिवाइड बाई r। r क्या है, रेडियस है इसका, ठीक है। अब यहाँ f इंटू साइन थीटा जो है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, और स्मॉल क्यों मान सकते हैं, क्योंकि लेंथ को छोटा मान रहे हैं, तो थीटा विल बी नियरली इक्वल टू साइन थीटा एंड दैट विल बी नियरली इक्वल टू टेन थीटा, ये माना जाता है। थीटा जब छोटा रहता है, साइन थीटा, टेन थीटा सबका वैल्यू लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो 2f थीटा खाली लिख सकते हैं इसको, तो f इंटू 2 थीटा हो गया, 2 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू dm v स्क्वायर बाई r, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला देखिए, s इक्वल टू मतलब डेल्टा l जो है वो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा l इक्वल टू r 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा ये एंगल है टोटल डेल्टा l का, तो r 2 थीटा हो गया। तो 2 थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, या 2 थीटा इक्वल टू डेल्टा l बाई r लिख सकते हैं,
तो F इंटू डेल्टा L बाई R हो गया। ये R दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, R कट गया। तो आपके पास V जो आ गया, V वो कितना हो गया, वेलोसिटी। देखिए V का फॉर्मूला क्या हो गया, V स्क्वायर जो हो गया वो हो गया F बाई DM बाई DL, F बाई डेल्टा M बाई डेल्टा L, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को, ये V स्क्वायर है, इसी को हम लोग करते हैं F बाई म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर बाद में, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी कितना हो गया, V इजकल टू अंडर रूट F बाई म्यू। यहाँ पर F क्या हो गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स, और म्यू क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सॉरी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, और ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना है कि ये जो है स्ट्रिंग में अगर कोई वेव मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर में जो फार्मूला लगेगा वो ये फार्मूला लगेगा, V इक्वल टू अंडर रूट F बाई म्यू। अंडर रूट कहीं कहीं T बाई म्यू लिखते हैं, यहाँ पर T इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि टाइम पीरियड से कन्फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग टाइम पीरियड की बात बार बार करेंगे। क्लियर है, इसका डेरिवेशन क्लियर हो जाना चाहिए, अपने से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पावर ट्रांसमिटेड अलोंग स्ट्रिंग बाय ए साइन वेव। सपोज कीजिए कि एक कोई साइन वेव है, सपोज कीजिए लेट y इक्वल टू ए साइन, एक साइन कर्व जो है वेव जनरेट हुआ है ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। मान लीजिए ये इक्वेशन ऑफ वेव है, देख चुके हैं हम लोग, ये इक्वेशन ऑफ वेव होता है। तो पावर क्या मतलब कि जो पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी पॉइंट के क्रॉस, वो कितना है, पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो सबसे पहले क्या होता है कि पावर इजकल टू, पावर का डेफिनेशन लिखते हैं, पावर को लिख सकते हैं F डॉट V, ये होता है पावर का डेफिनेशन। ठीक है, F डॉट V मैंने फोर्स ऑन पार्टिकल डॉट पार्टिकल वेलोसिटी, फोर्स ऑन पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, डॉट पार्टिकल वेलोसिटी। क्लियर है। अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग कहाँ है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो फोर्स F डॉट, अगर F डॉट V लेते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स का कॉम्पोनेंट लेना होगा। तो हम लोग पहले एनालाइज करते हैं कि सिचुएशन क्या है। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और इसमें सपोज कीजिए कि एक वेव को हम जो है इस तरह से दिखा रहे हैं, साइन वेव ले लिए हैं, तो साइन वेव कुछ इस टाइप का होगा। किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर हम जो है लिखना चाहते हैं सारा इक्वेशन, तो यहाँ पर जो है फोर्स कुछ इस टाइप से लगेगा, ऐसे ये डायरेक्शन है, सपोज कि ये डायरेक्शन, ये थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो F जो है, F इसके कंपोनेंट आएंगे एक इस तरफ, ये A हो जाएगा F cos थीटा, और नीचे की तरफ जो आएगा वो हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, होगा कि नहीं देख लीजिए आप खुद से, F sin थीटा। तो ये जो होगा अलोंग दी वाई एक्सिस, वो जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F sin थीटा है, और y हमने ऊपर की तरफ माना है तो माइनस लिख सकते हैं। तो जो पावर जो हो जाएगा, पावर वो क्या हो जाएगा, माइनस F sin थीटा टाइम्स V। V क्या होता है पार्टिकल का, डेल वाई बाई डेल टी। ठीक है, देखिए पार्टिकल का वेलोसिटी और वेव का वेलोसिटी बिल्कुल अलग चीज़ है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे कर रहा है, किस केस में, जब ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं, ट्रांसवर्स वेव है, तो पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग है और वेव एक्स एक्सिस के अलोंग है, जा रहा है, वो भी ऑसिलेट नहीं कर रहा है, वेव तो सीधे ट्रैवल कर रहा है। तो पावर हमने देखा कि माइनस F sin थीटा डॉट डेल वाई बाई डेल टी है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस F sin थीटा, और साइन थीटा, अगर थीटा को स्मॉल लिया जाए तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इफ थीटा इज स्मॉल, इसका मतलब होता है थीटा, छोटे पल्स की बात कर रहे हैं तो थीटा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पल्स एकदम ऐसे रहेगा तो थीटा स्मॉल। इफ़ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा, ज़्यादातर एनर्जी वहीं पर रहता है, तो साइन थीटा कैन बी टेकन एज टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स के बराबर होगा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस F डेल वाई बाई डेल एक्स डेल वाई बाई डेल टी।
बस हो गया पावर। अब आपको ये इक्वेशन पता ही है, इसी इक्वेशन में डेल वाई बाई डेल एक्स निकालिए कितना होता है, डेल वाई बाई डेल टी निकालिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स और डेल वाई बाई डेल टी निकालिए कितना आता है। आपके पास है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये वाला इक्वेशन है। अब इसमें डेल वाई बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, मतलब कि t को कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, t को कांस्टेंट माना जाएगा, तो t को कांस्टेंट मान के करिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, ऑलरेडी माइनस है, माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स निकालते हैं तो माइनस ए बाई वी यहाँ से आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, अच्छा ओमेगा भी रहेगा। ठीक है, ये डेल वाई बाई डेल एक्स आया। इसी तरह से डेल वाई बाई डेल टी निकालेंगे, तो डेल वाई बाई डेल टी जो हो जाएगा, यहाँ पर x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो हो जाएगा ए ओमेगा, ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं, कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये हो गया। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई वी कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस रहेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। तो लिखा जाए इसको, पी एवरेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस, इसका वैल्यू पुट करते हैं तो पावर कितना आ जा रहा है हमारा, पावर, तो पावर का क्या हो गया टर्म, पावर का पावर इक्वल टू आ गया एफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई वी, ये तो टर्म आया ही है, 2 बार कॉस है तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये आया पावर का टर्म। अब इसमें देखिएगा क्या सिचुएशन क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला एक है v इक्वल टू अंडर रूट एफ बाई म्यू, इसका मतलब कि v स्क्वायर इक्वल टू एफ बाई म्यू, इसका मतलब कि f इक्वल टू वी स्क्वायर म्यू, ये पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर f का वैल्यू में, तो वेलोसिटी के टर्म में पावर आ जाएगा क्योंकि f लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा केवल वी स्क्वायर, अच्छा वी स्क्वायर ही लिखते हैं, वी स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई वी, तो एक भी कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, स्लोली करना है एकदम, घबराना नहीं है। तो ये आप देखिए कि कुछ टर्म आ गया इस किस टाइप का, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी है और म्यू भी है और फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा, ये है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, एक चीज़ देखिए क्या होता है कि दिस इज़ द पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पॉइंट, ठीक है, एक्स। अब कॉस स्क्वायर जो टर्म है, ये जो कौन सा टर्म, ये कॉस स्क्वायर टर्म जो है, अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो कॉस स्क्वायर टर्म है, इसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है हाफ, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, ये तो हमें पता ही है। इसका मतलब कि जो पावर जो है 0 वो ऑसिलेट करेगा मैक्सिमम से मिनिमम और उसका एक एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम अगर निकालें इसमें तो पावर जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, पावर का मैक्सिमम वैल्यू, पावर का मिनिमम वैल्यू और पावर का एवरेज वैल्यू, ये तीनों हम बता सकते हैं। ठीक है, एवरेज मैक्सिमम मिनिमम तीनों बता सकते हैं कितना होगा। तो पावर का मैक्सिमम कॉस स्क्वायर वाले टर्म को 1 कर दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, कॉस स्क्वायर वाले टर्म को 1 कर दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा है यहाँ पर, आप चाहें तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, भी और न्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देखिएगा, लिखने में एक ही जैसा लगता है। तो 2 पाई न्यू, तो ओमेगा स्क्वायर अगर करते हैं तो उसको 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी हम कह रहे थे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू भी, तो मैक्सिमम हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी, ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम क्या हो जाएगा 0, और एवरेज क्या हो जाएगा, बोले ना हाफ होता है कॉस स्क्वायर वाले टर्म का, तो हाफ हो जाएगा। उसके बाद जो है वो लिख दीजिए ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू भी। ठीक है, अगर ओमेगा इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 पाई न्यू, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो दिस इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर स्क्वायर में 4 पाई स्क्वायर म्यू वी, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, अच्छा न्यू स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, न्यू स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू भी, ये पी एवरेज हो गया। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ये। तो ये एवरेज पावर हम लोग निकाल लिए, क्लियर है, ठीक है, एवरेज पावर का पता चल गया। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में देखते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, सुपरपोजिशन की जब बात करते हैं तो सुपरपोजिशन मतलब इंटरफेरेंस। वेव का इंटरफेरेंस किस तरह से होगा, मान लीजिए कि एक वेव जो है, वेव पल्स, हमेशा वेव को समझाने के लिए एक ही पल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा पल्स ये है, एक पल्स इधर से आ रहा है, एक पल्स इधर से आ रहा है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। हाँ, वेव कैन पास थ्रू ईच अदर विदाउट बीइंग मॉडिफाइड। तो होता क्या है, वो सारी सिचुएशन को देखेंगे। सुपरपोजिशन का मतलब ये सब पार्टिकल्स जो है ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है अपने पोजीशन पे ऐसे 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 ऐसे, जिसकी वजह से पल्स मूव हो रहा है, ये सब देख चुके हैं हम लोग। तो जब एनर्जी जो है जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल पर पहुंचेगा तो ये वाला एनर्जी चाहेगा इसको अलग तरीके से डिस्प्लेसमेंट देना, और ये वाला एनर्जी चाहेगा कि इसको दूसरा डिस्प्लेसमेंट देना, तो दोनों मिल करके वेक्टोरियली जो भी डिस्प्लेसमेंट देना होगा वो इसका होगा पोजीशन। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे को पास कर जाएंगे और वापस जिस तरह थे उसी तरह से वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये अपना इस तरह चला जाएगा, ठीक है, ये ब्लू वाला उधर चला जाएगा, रेड वाला पल्स बिना मॉडिफाई किए हुए, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेव कैन पास ईच अदर विदाउट बीइंग मॉडिफाइड, समझे। सपोज कीजिए कि आपके पास इक्वेशन है इफ y इक्वल टू y1 इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी एक है, ठीक है। अब मान लीजिए y2 इक्वल टू एफ ऑफ, ये कोई एक फंक्शन f1 है, ये फंक्शन दूसरा है t माइनस एक्स बाई वी का दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो जो y जो होगा y रिजल्टेंट लिखते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये तो फर्स्ट वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट है, ये सेकेंड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट है। किसी भी पार्टिकल पे जब दोनों वेव आएंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा, y जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 वेक्टोरियली, समझ रहे। तो ये हो जाएगा f1 प्लस f2 जो भी हो t माइनस एक्स बाई वी, f1 ऑफ t माइनस एक्स बाई वी प्लस f2 जो फंक्शन है t माइनस एक्स बाई, ये हो जाएगा ये वेव पल्स, ठीक है। इसको इस तरह से देखिए, बुक्स में एच.सी. वर्मा के सर के बुक में इस तरह से बड़ा अच्छा से दिखाया गया। एक पल्स इधर जा रहा है, एक पल्स इधर जा रहा है, यहाँ पर ये दोनों टकरा रहा है, टकराते वक्त का ये सीन दिया गया है। टकराने के बाद क्या हो रहा है कि जब दोनों टकराता है तो दोनों अगर सेम फेज में है तो देखिए दोनों सेम फेज में है तो बड़ा हो गया इनसे, और फिर क्या होता है, फिर दोनों वापस हो गया, एक दूसरे से निकल गया, ऐसे जैसे कि दोनों एक दूसरे में आके मिला और वापस हो गया, अलग हो गया, और फिर अलग अलग अपना डायरेक्शन में चलने लगा। क्लियर है। अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, एक पल्स ऐसे है और दूसरा पल्स उसके अपोजिट फेज में है, मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। तो जब ये मिलेंगे, यहाँ पर मिलने वाले हैं जस्ट, ठीक है, जब ये मिलेंगे तो जो पार्टिकल होगा दोनों वेव के इन्फ्लुएंस में आएगा। तो एक पार्टिकल को बोला जाएगा कि तू ऊपर चल, इधर वाला बोलेगा तू नीचे चल, समझ रहे हो ना, ये वाला बोलेगा ऊपर चल और ये नीचे चल, राइट हैंड साइड वाला बोलेगा नीचे चल उस पार्टिकल को, और दोनों एक ही एम्पलीट्यूड का है। अगर दोनों एक ही एम्पलीट्यूड का है तो पार्टिकल किधर जाएगा, ना इधर ना उधर, चुपचाप शांत हो जाएगा। तो इसलिए ये एक इंस्टेंट दिखाया गया जिसमें स्ट्रिंग सीधा हो गया। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये अपने आप रास्ता चला जाएगा, ये अपने आप रास्ता चला जाएगा, बाद में फिर ट्रेवल करने लगा ये। क्लियर है। तो कुछ समरी है, पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। When two or more waves simultaneously pass through a point, the disturbance at the point is given by sum of the disturbance of each wave would produce in the absence of the other waves. In general, the principle of superposition is valid for a small disturbance only. If the string is stretched, क्यों बोला गया, क्योंकि losses को हम लोग neglect कर रहे हैं। If the string is stretched too far, the individual displacement do not add to give the resultant displacement. Such waves are called non-linear waves. तो हम लोग linear waves की बात कर रहे हैं, ठीक है। When two or more waves pass through the same region simultaneously, we see that the waves interfere or the interference of wave take place.
बहुत सारे वेव्स हैं, एक यहाँ से जनरेट कर दिया, एक स्ट्रिंग है उसमें एक यहाँ जनरेट कर दिए, इधर से भी दे दिए, पता चला कि और उसके बाद दे दिए, तो सब ये क्या होता है ना, एक दूसरे से वेक्टोरियली ऐड होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्लियर है, ये चीज़ें क्लियर है आपको। सपोज टू वेव्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन विथ ए फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा। तो हम लोग लिख सकते हैं y1 को y1 इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से y2 को लिख सकते हैं a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये लिख सकते हैं, एज्यूम कर लिए हैं। तो y जो होगा इंटरफेरेंस वो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, दोनों का जोड़ हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है और मैथमेटिकली जोड़ करके देखना है क्या हो जाएगा। तो a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तोड़ना है, मैथमेटिकली देखना है क्या हो रहा है। तो a1 साइन kx कॉस ओमेगा टी, नहीं साइन kx माइनस ओमेगा टी के टर्म में ही लिखते हैं, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन, इसको दो भाग में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन kx माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस kx माइनस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ये a2 के साथ होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी, एक कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा हो गया, प्लस क्या हो जाएगा a2 कॉस kx माइनस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि इसको हम a1 डैश बोलते हैं और इसको a2 साइन डेल्टा को a2 डैश बोलते हैं। तो मैंने कॉस kx माइनस ओमेगा टी, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कॉस kx माइनस ओमेगा टी और साइन kx माइनस ओमेगा टी दोनों में है, तो इसको एक टर्म मान लिया जाए, लिख ही लेते हैं। लेट a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा इक्वल टू a1 डैश एंड a2 कॉस डेल्टा को, a2 कॉस डेल्टा है ना, नहीं a2 साइन डेल्टा इक्वल टू a2 डैश। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा a1 डैश साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगा प्लस a2 डैश कॉस kx माइनस ओमेगा टी। एनालिटिकली देख रहे हैं क्या हो जाएगा, तो ये टर्म है और साथ में ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा। तो अगर हमारे पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा, ये हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस डेल्टा, ये हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर होता है tan डेल्टा इक्वल टू b बाई a, ये होता है। ठीक है, देख लीजिए, मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो वही वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जो y जो डिस्प्लेसमेंट है वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 डैश स्क्वायर प्लस a2 डैश स्क्वायर, सब डैश है, और फिर a1 डैश बाई, वही पूरा ये वाला लिखेंगे, a1 डैश स्क्वायर प्लस a2 डैश स्क्वायर और साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 डैश बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 डैश स्क्वायर प्लस a2 डैश स्क्वायर, ठीक है, कॉस kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो पूरा लिखेंगे तो ये हमारे पास बन करके एक बहुत अच्छा सा चीज़ आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो है
a1 डैश स्क्वायर प्लस a2 डैश स्क्वायर, और उसके बाद इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस मान लीजिए कुछ फाई लिख दिए, और वो फाई का वैल्यू जैसे यहाँ पे डेल्टा लिखे थे फाई लिख दिए। ठीक है, तो ये एक नया वेव बन गया जिसका एम्पलीट्यूड जो है ये नया वेव बन गया जिसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए ये ए डैश है, ए डैश साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये एक नया वेव बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब जो नया एम्पलीट्यूड, दिस इज ए न्यू एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस इज ए न्यू एम्पलीट्यूड। तो जो न्यू एम्पलीट्यूड बन गया, इस न्यू एम्पलीट्यूड को हम लोग देखते हैं कि क्या है ये। तो न्यू एम्पलीट्यूड ए डैश जो है दैट इज इक्वल टू ए वन डैश स्क्वायर प्लस ए2 डैश स्क्वायर था, और ए1 डैश और ए2 डैश क्या है देख लीजिए यहाँ पे, ए1 डैश है ए1 प्लस ए2 कॉस डेल्टा और ये है ए2 साइन डेल्टा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। ये देख लीजिए करके, हर चीज़ नहीं करना, टाइम टेकिंग है। ठीक है, इस और ए2 डैश तो पता ही है, ए2 साइन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, और ये नया साइन कर्व बन गया विथ फेज डिफरेंस ऑफ फाई, जहाँ पर फाई हो जाएगा tan फाई इक्वल टू ए2 साइन डेल्टा बाई ए1 प्लस ए2 कॉस डेल्टा। ये तो ये क्या क्या रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो ए डैश है, न्यू एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब दो वेव आ रहा है, दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया, और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो उनके फेज डिफरेंस और इस पर डिपेंड। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि kx माइनस ओमेगा टी दोनों का सेम है, माने दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का वेव है, दोनों का वेव वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तब जा कर के ये सिस्टम बन रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है। क्लियर है। ये इसको वेक्टोरियली किस तरह से दिखा सकते हैं, वेक्टोरियली बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर की तरह ट्रीट हो गया है। मान लीजिए ये a1 है और ये a2 है। ठीक है, a1 a2 क्या है, एम्पलीट्यूड है, और उनके बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेव होगा वो पैरेललोग्राम रूल से आ जाएगा ये, और ये जो a जो है वो वेक्टर है, तो वेक्टर में तो हमें पता ही है, और ये इनका रिजल्टेंट का जो फेज डिफरेंस होगा a1 के साथ वो a1 है। ठीक है, तो सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं डायरेक्ट समझा दिया हूँ और लिख दे रहा हूँ कि a इक्वल टू हो जाएगा आपका रिजल्टेंट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। ये हमें पता है, वेक्टर नहीं पता है तो वापस एक बार वेक्टर को पढ़ लीजिए, और tan फाई इक्वल टू हो जाता है a2 साइन डेल्टा बाय a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। ये वेक्टर से होता है। तो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर इतना मैथमेटिक लगा कर किया, जोड़ घटाव करके, वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में बैठ गया है कि जो वेव का जो इंटरफेरेंस है, दो एम्पलीट्यूड अगर प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन क्या है, बोथ वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड नहीं, सेम वेलोसिटी, ओमेगा सेम है, के सेम है, ये दोनों सेम है, तब जा करके ये इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और 2π/λ वाले टर्म में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, लैम्बडा वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह या जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल देंगे उसे किया जाएगा। ओके, थैंक यू।